जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे और यूपीएससी 2020 की प्रीलिम्स फाइनली हो गई है। और बहुत सारे एस्पिरेंट जो भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सेकंड पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर रहे होंगे, जो सीसैट का होता है। दो पेपर होते हैं, एक जीएस का होता है, एक सीसैट का होता है। सीसैट का जो पेपर है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। जीएस का जो पेपर होता है उस पर कट ऑफ सेट किया जाता है, मतलब आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा मेन्स के लिए, वो फर्स्ट पेपर पर डिसाइड किया जाता है। अब फर्स्ट पेपर की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे एस्पिरेंट फर्स्ट पेपर होने के बाद मुझे इतने सारे मैसेजेस आए कि जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे, खासकर जो पॉलिटी का सेक्शन था उसमें जो एमएम एकेडमी के लेक्चर्स है मेरे द्वारा जो बनाए गए हैं, तो मेरी आवाज़ जो उनके कानों में गूंज रही थी, तो उनको काफ़ी आसानी हुई जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने के लिए। तो काफ़ी खुशी मुझे इस बात की कि आपको उस चीज़ से फ़ायदा हुआ है। और एमएम एकेडमी ऐप जो है उसमें आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट जो है वो तो मिलते ही रहने वाले हैं। खैर, तो यहाँ पर जब हम यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करते हैं, फर्स्ट पेपर की बात करते हैं, तो फर्स्ट पेपर मॉडरेट था, इजी था, टफ था। तो देखिए, जो फर्स्ट ग्लांस मैंने पेपर का देखा है, डिटेल में नहीं देखा है, लेकिन फर्स्ट जो ग्लांस मैंने देखा है उसमें मुझे पेपर जो है वो मॉडरेट समझ में आया है कि ये पेपर जो है मॉडरेट है। अब मॉडरेट हम ये तय कैसे करते हैं? देखिए, क्वेश्चंस एक पेपर में हर तरीके के आते हैं, इजी भी आते हैं, वेरी इजी भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं, टफ भी आते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर क्वेश्चंस हम देखें तो मॉडरेट लेवल की तरफ इंक्लाइंड थे। मतलब यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है कि डायरेक्टली आप लिख रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस इजी होते हैं, वो क्वेश्चंस कम थे। एनालिटिकल क्वेश्चंस जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहे थे कि आपको सोचना पड़ेगा, आपको खुद से समझ से ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। किसी किताब में आपको डायरेक्टली लाइन जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे थे, जो मैं हमेशा कहता हूँ ना एमएम एकेडमी ऐप पर, कि बिटवीन द लाइंस पढ़ना जरूरी होता है। आप नाल की तरह इस तरह मत देखिए, आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सोचिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, हर लेक्चर में बोलता हूँ मैं एमएम एकेडमी के, कि आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखिए, हर चीज को ब्रॉड पर्सपेक्टिव से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना? कि एक एक्टर जो है, कि एक्टर सिर्फ अगर स्क्रिप्ट पढ़े तो मजा आएगा क्या? नहीं आएगा। उसे बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ेगा, लाइंस के बीच में क्या छुपा हुआ है वो पढ़ना पड़ेगा, और वो उसे अलग बनाता है ना? उसी तरीके से अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बनना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एस्पिरेंट बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ेगा। लाइंस के बीच में क्या दिया हुआ है किताब के, तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा, इसका बोलने का मतलब ये है, इम्प्लीमेंटेशन इसका इस तरीके से हो सकता है। तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं हमेशा कहता हूँ, हर लेक्चर में कहता हूँ, इस तरीके का ब्रॉड पर्सपेक्टिव में आपको जो एमएम एकेडमी के लेक्चर्स हैं उसमें बनाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखते हैं तो ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबको अच्छा खासा वेटेज जो है दिया गया। लेकिन खासकर अगर हम एग्रीकल्चर देखते हैं, फॉरेस्ट देखते हैं या एनवायरमेंट देखते हैं, तो ज़्यादा टफ और ज़्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन जो है उसमें आए। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये भी बोलना है कि क्या ये फॉरेस्ट सर्विस के लिए बनाया गया था। अब देखिए, जब से आईएएस फॉरेस्ट सर्विस ये कंबाइन की गई है, तो क्वेश्चन जो है ऐसे हमें देखने को मिलते ही है। खैर, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, तो वेटेज जो है वो ठीक ठाक दिया गया है सभी सब्जेक्ट्स को। और जो करंट अफेयर्स है उसको एकदम दबदबा उसका नहीं रखा गया है कि करंट अफेयर का ही हम दबदबा रखेंगे, पूरा करंट अफेयर ओरिएंटेड ही पूछेंगे, ऐसा यहाँ पर इतना नहीं किया गया है। तो अब यहाँ पर मैं पूरे पेपर का एनालिसिस जो है वो तो लेकर आऊँगा, पूरे पेपर का। लेकिन खास मैं यहाँ पर जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं वो लेकर आ रहा हूँ, कि पॉलिटी के क्वेश्चंस बहुत ही प्यारे थे, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिसमें आपको खुद से दिमाग लगाने की ज़रूरत थी, सोचने की ज़रूरत थी। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। तो यहाँ पर मैं एकदम मॉडरेट का जो वर्ज होता है कि हम मॉडरेट लेवल पर जा रहे हैं, उस वर्ज की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ तक हमें पॉलिटी के क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहे हैं। पूरी तरीके से मॉडरेट लेवल की भी है ऐसा भी मैं नहीं बोलूँगा, टफ तो बहुत दूर की बात है। और उसी के साथ साथ बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसके भी मैं लेकर आऊँगा, पूरा पेपर जो है वो भी हम एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। 18 के आसपास क्वेश्चन जो है वो हमें देखने को मिले हैं, और खुशी की बात यह है कि ऑलमोस्ट सारे ही जो क्वेश्चन है ये हमें एमएम एकेडमी ऐप से देखने को मिल रहे हैं, एमएम एकेडमी ऐप पर जो मेरी सीरीज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोगों का ये भी होगा कि लक्ष्मीकांत किताब जो है उसमें से भी तो आते हैं, लेकिन देखिए लक्ष्मीकांत किताब में उसको पढ़ना और उसको समझना, इसमें फ़र्क होता है। आप लक्ष्मण की किताब पढ़ लो, लेकिन बिटवीन द लाइंस आप नहीं पढ़ पाओगे, और उसमें आपको कन्फ्यूजन होगा ही होगा। लेकिन जब आप बिटवीन द लाइंस पढ़ लेते हो, जो मैं बिटवीन द लाइंस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एमएम एकेडमी ऐप पर, ये ज़रूरी होता है ना? जो बाला साहेब ठाकरे साहब है, उनका मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, शिवसेना जिन्होंने बनाई थी, वो पत्रकारिता को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते थे। और उनको जब पूछा गया क्यों, तो बोले ऑर्डिनरी लोग नहीं समझ पाते हैं, मैं समझ पाता हूँ, क्योंकि ऑर्डिनरी लोग जो है वो सिर्फ लाइंस पढ़ते हैं, मैं बिटवीन द लाइंस पढ़ता हूँ, इसलिए मुझे अच्छे तरीके से मैं एनालिसिस कर पाता हूँ। तो एनालिसिस के लिए हमें बिटवीन द लाइन समझना बहुत ज़रूरी होता है, और यही मेरा मोटो होता है, आपको जो एमएम एकेडमी लेक्चर्स है उस पर आपको जो बिटवीन द लाइन्स है वो समझाना। और यहाँ पर आपको पता चलेगा किस तरीके से उसका फ़ायदा जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं
और आपको सही स्टेटमेंट कौन सा है ये बताना है। तो पहला है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो समन कर सकते हैं सेशन को ऑफ द पार्लियामेंट एट प्लेस ही और शी थिंक्स फिट, मतलब जो भी प्लेस को उनको ठीक लगे वो समन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का वो 3 सेशन जो है वो प्रोवाइड करता है ऑफ पार्लियामेंट इन अ ईयर, एक साल में 3 सेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि आप सारे के सारे 3 सेशन जो है वो करो। अब देखिए थोड़ा हम इसको करंट सिनारियो में भी देख सकते हैं। क्यों? जब से पेंडेमिक लगा है तब से यहाँ पर सेशन जो है उसका बवाल पड़ गया है, सेशन जो है वो नहीं हो रहा है। तो देखिए क्या होता है, जो स्टैटिक रिलेटेड क्वेश्चंस है वो भी करंट ओरिएंटेड पूछे जाते हैं, इसलिए आपको करंट में क्या चल रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं जो लेक्चर्स उसमें बताते रहता हूँ कि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसका ग्लिम्स भी दिखाऊंगा, जो लेक्चर्स है उसका मैंने उसमें स्पेसिफिकली बोला हुआ है, ये लेक्चर में मैंने स्पेसिफिकली बोला है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि तीसरा है कि नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज जो है दैट पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। अब यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो सीधा सही है, मतलब यहाँ पर कोई दोहरा ही नहीं है, यहाँ पर कोई मतलब कोई डाउट आ ही नहीं सकता, यहाँ पर कोई दूसरा इंटरप्रिटेशन हो ही नहीं सकता है। दूसरा अगर हम देखते हैं तो ये भी सीधा सीधा स्टेटमेंट है, सीधा गलत है, यहाँ पर कोई दोहराए हो ही नहीं सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान में 3 सेशन बोले ही नहीं गए हैं, बल्कि सेशन के बारे में बात ही नहीं की गई है। अब यहाँ पर अगर हम तीसरी इसकी बात करते हैं तो नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। अब देखिए इसको कुछ लोग जो है वो अलग तरीके से ले सकते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से ले रहे हो। अब यहाँ पर फर्स्ट इसका इंस्टेंस क्या हो सकता है कि आप यहाँ पर जो पार्लियामेंट में सेशन हो रहा है उसके डेज की बात कर रहे हो, मतलब पार्लियामेंट कितने दिनों का हो रहा है, सेशन कितने दिनों का हो रहा है। सेशन जो है वो 45 डेज का हो रहा है, सेशन जो है 2 दिन का हो रहा है, सेशन 3 दिन का हो रहा है। आप एक पॉइंट ये ले सकते हो कि नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज जो है पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर, तो मिनिमम नंबर ऑफ डेज बताए नहीं गए हैं, है ना। उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये स्टेटमेंट आपको सही दिखाई देगा कि हाँ हमारे यहाँ पर कोई मिनिमम नंबर ऑफ डेज जो है बताया नहीं है कि कितने दिनों के लिए पार्लियामेंट को मिलना पड़ेगा। वो 10 दिन हो सकते हैं, 20 दिन हो सकते हैं, है ना, जो सेशन हो रहा है उसमें। लेकिन दूसरा एक पर्सपेक्टिव क्या निकल सकता है, नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन ईयर, मतलब यहाँ पर क्या है, पार्लियामेंट जो है मतलब एक सेशन हो गया, दूसरा सेशन हो गया, तो कोई मिनिमम नंबर ऑफ डेज नहीं बताए गए हैं कि उनको दोबारा कब मिलना है, फिर से कब मिलना है, एक साल में कितने बार मिलना है, कितने नंबर ऑफ डेज का गैप या फिर वो सारी चीजें रहनी चाहिए, है ना। तो ये दूसरा निकल सकता है और ये ज्यादा फिट लगता है, दूसरा हमने इंटरप्रेट किया है ये ज्यादा फिट लगता है। तो यहाँ पर जब बात की जा रही कोई भी मिनिमम नंबर ऑफ डेज नहीं बताए गए हैं तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सेशन है उसके बीच की गैप मोर देन 6 मंथ जो है वो नहीं रहनी चाहिए, और इसीलिए इसका जवाब जो है हमें ए जो है ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए इंटरप्रिटेशन किस तरीके से हो सकता है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन हर क्वेश्चन के निकल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट जो है इसका सही देखने को मिलता है, बाकी जो है वो गलत देखने। अब हमारे देश में तो डेमोक्रेसी है, मतलब जनता जो है उनके हित की जो चीजें हैं वो होनी चाहिए और उनका इन्वॉल्वमेंट भी होना चाहिए। उनका इन्वॉल्वमेंट कैसा रहेगा, हमारे यहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, मतलब कि जो जनता है वो आकर जो लॉज है वो बनाती नहीं है, पास नहीं करती है, बल्कि हमने जो रिप्रेजेंटेटिव चुनकर दिए हैं वो हमारे बिहाफ में लॉज बनाते हैं। अब वो लॉज कहाँ पर बनाते हैं, तो वो बनाते हैं पार्लियामेंट में, वो बनाते हैं हाउसेस में। अब ये हाउसेस जब सेशन में आता है, मतलब कि ये हाउसेस में जब जो एमपीज है वो बैठते हैं, जो बिल है उस पर चर्चा होती है जिससे कि लॉ में तब्दील किया जा सके, उससे हम कहते हैं सेशंस। सेशन मतलब क्लियर हो गया है। अब सेशन जो है पार्लियामेंट की उसकी शुरुआत उससे कहा जाता है समनिंग। एकदम सिंपल टर्म है, सेशन की जो शुरुआत होती है उसे कहा जाता है समनिंग। मतलब जैसे मैंने आपको घर का एग्जांपल दिया था, तो घर पर चर्चा करने के लिए बैठना है तो आपके पेरेंट्स ने अगर बोला कि आओ चर्चा करते हैं, मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो उस चर्चा को समन कर रहे हैं, मतलब उस हाउस को समन कर रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसके हाउसेस को समन कौन करता है, उसके हाउसेस की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, किसके आदेश के द्वारा की जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है, तो आइए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, प्रेसिडेंट मतलब जो राष्ट्रपति है वो फ्रॉम टाइम टू टाइम समन्स ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट, मिलने के लिए। क्यों मिलना चाहते हैं, हाउस जो है वो मिलना इसलिए चाहते हैं क्योंकि जब वो मिलेंगे नहीं तो फिर बिल जो है वो लॉ में तब्दील कैसे होगा, जो हमारे देश है उसमें लॉ जो है वो कैसे आएगा। तो लॉ बनाने के लिए, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए जो पार्लियामेंट है उनका मिलना जरूरी है, सेशन में आना जरूरी है। और सेशन में कौन आता है, किस तरीके से आता है, किसके आदेश से आते हैं, तो राष्ट्रपति जो है उनके आदेश से आते हैं। मैक्सिमम गैप जो हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेशन जो है वो हुआ, ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ गैप जो है वो गिरी और फिर ये दूसरा सेशन शुरू हुआ। अब इसके बीच में जो गैप है वो कितनी रहनी चाहिए, तो जो 2 सेशन के बीच में गैप रहती है
वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक साल में कम से कम मिनिमम 2 बार तो भी बैठना ही चाहिए, सेशन जो है वो होना ही चाहिए। ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर यार ये जबरदस्त बात है कि मतलब उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि एक साल में 2 बार होना चाहिए, उन्होंने ऐसा कहा कि जो गैप है वो 6 महीने से कम रहना चाहिए। मतलब समझ रहे हो आप कि जो आसान शब्दों में बोला जा सकता था उसे थोड़ा यहाँ पर घुमा फिरा के बोला गया। तो यही चीज है, सेम यही चीज है, मतलब यहाँ से खाओ यहाँ से खाओ, बात एक ही होती है, उसी तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये चीज है कि 6 महीने से ज्यादा का गैप जो है वो नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पर हमें सेशंस कैसे देखने को मिलते हैं? तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमें 3 सेशंस देखने को मिलते हैं। तो वो नेक्स्ट चीज पर आते हैं, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट। जो आइडियल है वेलफेयर स्टेट्स के, तो ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में डिक्लेयर किए हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट जो है वो भी मैंने लगाए हुए हैं, लेकिन लेक्चर्स के ग्लिम्स भी मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। जो हायर आइडियल्स है, हायर आइडियल्स कौन से है? जस्टिस के, न्याय मिलना चाहिए, लिबर्टी जो आजादी है, इक्वालिटी समानता है, और कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट्स। वेलफेयर स्टेट है ना, वेलफेयर स्टेट बेसिकली क्या है कि सबका उद्धार होना चाहिए, सभी का अच्छा होना चाहिए, सभी का वेलफेयर होना चाहिए। तो ये चीज, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें यहाँ पर डीपीएसपी में देखने को मिलते हैं। डिटेल में एक एक करके हम आगे देखने वाले हैं आर्टिकल्स के साथ। डीपीएसपी चैप्टर जो है एमएम एकेडमी ऐप में, उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि वेलफेयर स्टेट्स की जब हम बात करें, आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, ये हमें देखने को मिलता है फीचर में डीपीएसपी के। जब हम डीपीएसपी चैप्टर देख रहे थे उसमें हमें कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट जो है वो देखने को मिल रहा था। तो इसलिए इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये देखने को मिलता है। काफी इजी क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा। नेक्स्ट हमें देखने को मिल रहा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कौन सी होती है, उसमें क्या होता है। तो पहला है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो है पार्लियामेंट के, वो रिप्रेजेंट होते हैं गवर्नमेंट में, सभी पॉलिटिकल पार्टीज। दूसरा है गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट, ठीक है, और पार्लियामेंट के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब सरकार जो है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट की गई है और वो रिमूव भी की जा सकती है लोगों के द्वारा। गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट, गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट के द्वारा चूज की गई है, लेकिन रिमूव नहीं की जा सकती है उनके फिक्स टर्म कंप्लीट होने से पहले। अब यहाँ पर जो लास्ट है डी है, ये तो सीधा सीधा गलत हो जाता है ना, क्योंकि हमने कई जो लेक्चर्स है एमएम एकेडमी ऐप पर, उसमें कई बार हमने देखा हुआ है कि जो उनका फिक्स टर्म है 5 साल का, उससे पहले भी डिसॉल्व हो सकती है। अगर उनका जो मेजोरिटी है वो खत्म हो जाए, डिसॉल्व हो सकती है ना। तो ये तो सीधा एलिमिनेट आप कर सकते हो। दूसरा कौन सा एलिमिनेट आप कर सकते हो? ये पहला एलिमिनेट कर सकते हो कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कहाँ मिलता है, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग चुनकर आएंगे वो यहाँ पर बनाएंगे। सभी को कहाँ मिल रहा है यहाँ पर? सभी पॉलिटिकल, समझ लीजिए आम आदमी पार्टी को अगर एक भी सीट नहीं आती तो उनका रहेगा कि रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा। तो क्या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है? बिल्कुल है। तो ये गलत रहेगा। अगर हम यहाँ पर बी और सी देखते हैं तो काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन ज्यादातर अगर आप देखोगे तो ये बी की तरफ झुकाव हमें देखने को मिलता है। इसका कारण क्या है? रीजन ये है कि गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल, ये तो ठीक है, लेकिन रिमूव्ड बाय देम, ये यहाँ पर कहाँ का ये है? मतलब हम यहाँ पर हम चाहे अभी जो मोदी सरकार रिमूव कर सकते हैं क्या? हम बोल सकते हैं क्या मोदी जी चलो निकल जाओ? नहीं कर सकते हैं, वो नहीं हो सकता है। यहाँ पर अगर आप देखो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, यहाँ पर आप देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर आप समझ लीजिए पार्लियामेंट है ना, तो रिस्पॉन्सिबल है, हमारे पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर यहाँ पर कौन सा है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो चैप्टर है एमएम एकेडमी ऐप पर, उसमें मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझाया हुआ है कि जो एग्जीक्यूटिव है रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट आप समझ लीजिए, गवर्नमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है टू द पार्लियामेंट, टू द लेजिस्लेचर एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट, है ना। यहाँ पर क्या है, जब रिस्पॉन्सिबल है तो फिर उसके द्वारा, मतलब जब वो लोकसभा है, लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास करेगा तो निकाल सकते हैं, गवर्नमेंट को निकाल सकते हैं, है ना। मतलब निकालने की जिम्मेदारी किसकी है? रिमूव करने की जिम्मेदारी किसकी है? पार्लियामेंट की ही तो है, लोकसभा की ही तो है। तो इसीलिए बी जो है ये यहाँ पर पूरी तरीके से सही हमें देखने को मिलता है। ग्लिम्स भी आप देख सकते हो जिस तरीके से मैंने चीज जो है वो एक्सप्लेन की थी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट जो है ये बताना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप सर्कल जो है वो कर दिया कीजिए जब भी क्वेश्चंस आते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि हाँ यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ एमएम एकेडमी के लेक्चर्स में कि आपके साथ यूपीएससी इस चीज़ पर खेल सकता है, उस चीज़ पर खेल सकता है, और जब भी कॉन्स्टिट्यूशन का मसला आता है, जब भी इस तरीके का मसला आता है, कोई कन्वेंशन से बनी हुई चीज़ें हैं, तब मैं आपको बोलता हूँ कि ध्यान रखिए कन्वेंशन से बनी हुई चीज़ें हैं,
ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है, ये संवैधानिक नहीं है, ये प्रथा से बनी हुई है, यहाँ पर यूपीएससी खेल सकता है। और यहाँ पर हमें वही चीज़ देखने को मिलती है। अब आपको लगेगा कि ठीक है, यहाँ पर फेडरलिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर बोला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये हम डेफिनेशन में बोल सकते हैं कि हाँ, फेडरलिज्म इज आवर बेसिक स्ट्रक्चर। मगर यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या बोला गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे संविधान ने डिफाइन किया हुआ है। अगर संविधान ने ही डिफाइन करना होता तो फिर केशवानंद भारती केस जो है वो आता ही गाय को, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का फंडा आता ही गाय को। बेसिक स्ट्रक्चर का फंडा हमारे संविधान में ही नहीं है, तभी तो केशवानंद भारती केस में हमें बेसिक स्ट्रक्चर देखने को मिला है ना। जो बेसिक स्ट्रक्चर चैप्टर है आपने देखा है या नहीं, उसमें मैंने आपको पूरे केसेस बताए हुए हैं। शंकर प्रसाद केस से लेकर मिनर्वा मिल केस, केशवानंद भारती केस, सारे केसेस हमने देखे हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो है ये बिल्कुल जो है वो गलत हो जाता है, हमारे संविधान ने नहीं। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने आपको जब लेक्चर लिया था उसमें यहाँ पर मिस्टर विन पूछ रहा है कि आपका समझ नहीं आ रहा है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर बता तो दो। हम यहाँ पर लॉ बना रहे हैं और आप वहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पर उसको इनवैलिड घोषित कर रहे हो। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है बता तो दो। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का डायलॉग क्या जबरदस्त था, मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूँ समझ में नहीं, है ना। और जो तुम अमेंड करते जाओ, हम यहाँ पर बताते रहेंगे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। मतलब डिफाइन किया होता तो सुप्रीम कोर्ट को बताने की जरूरत पड़ती क्या, नहीं पड़ती। इसलिए मैंने बोला है ना कि घोड़े की इसकी तरह मत रहो, वाइड पर्सपेक्टिव रखो। ये एक अगर आपने याद रखा होगा, ये एक अगर आपने याद रखा होगा तो फिर आपको सीधा एक क्वेश्चन का जवाब जो है वो आ गया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आपको क्वेश्चन जो है, लेक्चर जो है वो भी देखने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है बिल्कुल गलत हो जाता है, हमारे संविधान में बिल्कुल डिफाइन नहीं किया गया। दूसरा, अगर हम देख, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द जुडिशियल रिव्यू। हमारे संविधान में जुडिशियल रिव्यू का प्रावधान दिया गया है टू सेफगार्ड द सिटीजंस लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व आइडियल्स ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेस्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो जुडिशियल रिव्यू चैप्टर है उसमें मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ऑन दी अदर हैंड इन इंडिया, ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि यूएसए के संविधान में ही दिया गया है, हम जब कंपेरेटिव स्टडी देख रहे थे उसका स्क्रीनशॉट लिया गया है। तो ऑन दी अदर हैंड कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ कन्फर्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑन द जुडिशरी। यहाँ पर हमारा संविधान ही देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू, बिल्कुल सही है। हमारा संविधान जो है वो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू जो है उसका यहाँ पर बताता है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा संविधान जो है डिफाइन नहीं करता है बेसिक स्ट्रक्चर को, लेकिन संविधान हमारा जुडिशियल रिव्यू के बारे में जरूर बताता है। तो इसलिए इसका जवाब जो है वो हमें 2 ओनली देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये पूछा गया है। अब इसमें हम पहला देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट can make a minister in the state for 6 months even if he is not a member of legislature of that state. दूसरा यहाँ पर आता है, अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, पर्सन कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 years इज परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग एन इलेक्शन इवन बिफोर द रिलीज ऑफ प्रिजन। यहाँ पर क्या है, देखिए पहला क्या बोला गया है कि जो भी वोट करने लायक है, जो भी वोट कर सकता है हमारे देश में, वो यहाँ पर लेजिस्लेचर का मेंबर बनाया जा सकता है अगर वो मेंबर नहीं भी है तो, है ना। ये हमने देखा हुआ है ना कि अगर आपको बनना है, मतलब अगर आपको समझ लीजिए कि जो मिनिस्टर है मेंबर बनना है लेजिस्लेचर का, तो फिर आपको बनाया जा सकता है, लेकिन जो भी वोट कर पा रहा है उसको, ठीक है, ये बोला गया है। मतलब पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन मेक अ मिनिस्टर, आपको मिनिस्टर बनाया जा सकता है अगर आप मेंबर नहीं हो। अगर आप एमपी हो तो आप मिनिस्टर बन सकते हो, एमपी नहीं हो तो आप मिनिस्टर नहीं बन सकते हो, लेकिन फिर भी आपको बनाया जा सकता है फॉर 6 months, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, पर्सन कन्विक्टेड क्रिमिनल ऑफेंस में जो कन्विक्ट किया गया है 5 years, ये परमानेंटली डिस्क्वालीफाई उसको कर दिया जाता है, वो कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता इलेक्शंस को। अब यहाँ पर जिन लोगों ने एमएम एकेडमी ऐप के लेक्चर्स देखे हैं, मतलब जो एमएम एकेडमी ऐप गैंग मेंबर्स है, उनको ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी जो रिस्ट्रिक्टिव व्यू से देखते हैं उनको ये गलत हो गया होगा, उनका ये गलत हो गया होगा। अब देखिए क्या है, फर्स्ट अगर आप देखोगे तो जब आप सिर्फ इतना ही अगर देख लोगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ये सोचोगे कि हाँ यार ऐसा तो है कि जो मिनिस्टर है वो मिनिस्टर किसको भी बनाया जा सकता है, अगर वो नहीं है फिर भी बनाया जा सकता है, मतलब आपको और मुझे भी बनाया जा सकता है। अगर आप और मैं एमपी नहीं है फिर भी, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं है फिर भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन 6 months के लिए। हमने कई ऐसे इंस्टेंस देखे हैं। अभी अगर हम देखते हैं जो उद्धव ठाकरे साहब है, जो चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, वो भी चुनकर नहीं आए थे, वो भी मेंबर नहीं थे लेजिस्लेचर के, लेकिन फिर भी उनको सीएम मतलब मिनिस्टर जो है वो बना दिया गया, और ये 6 months के लिए बनाए जा सकते हैं। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट, पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट। अब यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ आती है ना, ये यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको, लोकसभा राज्यसभा फॉर 6 months यहाँ पर जो बनाए जा सकते हैं, नॉट आइदर ऑफ द हाउस,
है ना, अगर मेंबर नहीं है फिर भी बनाए जा सकते हैं, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है आपका। लेकिन यहाँ पर क्या, एलिजिबल टू वोट, एलिजिबल कब हो जाते हैं आप वोट के लिए, 18 साल के जब हो जाते हो तभी आप एलिजिबल हो जाते हो वोटिंग के लिए। लेकिन अगर आपको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना है तो लोकसभा के लिए 25 ईयर्स दी गई है, राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स दी गई है ना। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो आपको छोटी छोटी एक एक चीज, एक एक लाइन, एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, तब जाकर आप क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो है ये बिल्कुल गलत हो जाता है। दूसरा अगर हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, डिस्क्वालिफिकेशन पार्लियामेंट का चैप्टर है, उसमें एक्सप्लेन किया है फॉर द ऑफेंस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल का इम्प्रिजनमेंट। तो यहाँ पर ये 5 साल जो है गलत है, तो इसलिए इसका कोई भी सही जवाब जो है हमें देखने को नहीं मिलता है। क्लियर है? तो ये इसका सही जवाब हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 जो है वो डील करता है डीपीएसपी से, है ना। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि देखो आप जो रेंज है आर्टिकल्स की, आर्टिकल पर्टिकुलर आर्टिकल याद मत रखो, लेकिन रेंज जो है वो तो याद रखो, जो रेंज होती है। पार्ट 3 का मैंने आपको बताया था, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट है, 3 फ्री में हमें मिला हुआ है क्या, हमारे अधिकार। तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, यहाँ पर पार्ट 4 जो है उसमें हमें डीपीएसपी देखने को मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, देयर शैल बी एनफोर्सेबल बाय, मतलब ये क्या रहेंगे, एनफोर्सेबल रहेंगे कोर्ट्स के द्वारा। मतलब अगर आपका डीपीएसपी वायलेट होता है तो फिर आप कोर्ट में जा सकते हो। दूसरा है कि एनफोर्सेबल नहीं रहेंगे बाय द कोर्ट, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट है, तो अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो एलिमिनेट कर सकते हो दोनों में से एक किसको। तीसरा है प्रिंसिपल जो लेट डाउन किए गए हैं इस पार्ट में, वो इन्फ्लुएंस करते हैं स्टेट को कि वो लॉज जो है वो बना सके। अब यहाँ पर अगर आप फर्स्ट देखते हो तो एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, अब हमारे डीपीएसपी में लिखा हुआ है राइट टू वर्क। अब आप अगर बेरोजगार हो तो आप तो सीधा फिर कोर्ट में जा सकते हो कि हमारे डीपीएसपी में लिखा हुआ है राइट टू वर्क, मेरे को यहाँ पर सरकार जो है वो काम नहीं दे रही है, मेरे को जॉब नहीं दे रही है, मेरे को आईएएस बनना है, फटाफट बना दो, है ना। लेकिन नहीं जा पा रहे हो, क्यों नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि एनफोर्सेबल नहीं इसलिए नहीं जा पा रहे हो ना, है ना। तो इसलिए गलत हो जाता है। अब ये गलत है तो ये अपने आप सही हो जाएगा। और फिर थर्ड अगर हम देखते हैं तो ये भी बिल्कुल सही है। कहाँ देखने को मिलता है, डीपीएसपी के जो लेक्चर्स है उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये आइडल्स है, कि यहाँ पर जो स्टेट है वो अपने माइंड में रख सकता है पॉलिसीज फॉर्मुलेट करने के लिए, है ना। इन्फ्लुएंस मेकिंग लॉज बाय द स्टेट, तो यहाँ पर स्टेट जो भी लॉज बना रही है उसमें अपने दिमाग में वो रख सकती है। दूसरा यहाँ पर अगर हम देखें इन्फोर्सेबल का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नॉट जस्टिशिएबल इन नेचर, नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। समझ में आ रहा है? तो ये हमें देखने को मिलता है, इसका जवाब जो है वो डी 2 और 3 हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि राज्यसभा जो है इक्वल पावर है विद द लोकसभा इन, राज्यसभा के पास इक्वल पावर। देखिए हमने जब पार्लियामेंट चैप्टर देखा था उसमें राज्यसभा का हमने देखा था कि राज्यसभा के पास अनइक्वल पावर्स होती है, मतलब वो इक्वल पावर्स नहीं होती है। फिर उसके बाद इक्वल पावर्स होती है लोकसभा के साथ, और फिर आता है कि ये सुपेरियर होते हैं लोकसभा से, मतलब लोकसभा वहाँ पर डाउन हो जाता है। तो अब यहाँ पर जब हम इक्वल पावर की बात कर रहे हैं तो इक्वल पावर में क्या आता है, पहला यहाँ पर है मैटर ऑफ क्रिएटिंग ऑल इंडिया सर्विसेज, न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। हमारे यहाँ पर IAS है, IPS है और IFOS है, फॉरेस्ट सर्विस। अब ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है अगर और एक बनानी है, इंडियन जुडिशियल सर्विस अगर हमें बनानी है, तो कौन बना सकता है, तो वो राज्यसभा के पास पावर है। राज्यसभा सुपेरियर पावर है, उसमें लोकसभा की पावर कम होती है, लेस होती है ना। तो इसलिए जब लेस होती है तो हम इक्वल पावर बोलेंगे। कि यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा इक्वल पावर कहाँ पर है, सेम पावर कहाँ पर है, यहाँ पर श्रेष्ठ पावर या कम पावर नहीं, इक्वल पावर कहाँ पर है, मतलब दोनों को सेम वेटेज दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ये आप देखिए मेकिंग कट मोशन, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, सीधा आप एलिमिनेट कर सकते हो। रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को अगर रिमूव करना है तो कौन कर सकता है, पहला क्वेश्चन हमने देखा था ना, है ना। रिमूव कौन कर सकता है, रिमूव कर सकते हैं लोकसभा। कैसे, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये पास करके। नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ पर हो सकता है, लोकसभा में ही हो सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान को अगर हमें अमेंड करना है, दोनों ही हाउसेस एज पर आर्टिकल 368, दोनों ही हाउसेस से स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। दोनों ही हाउसेस से अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है तब जाकर हमारा संविधान अमेंड होगा। तो इसलिए ये यहाँ पर इक्वल पावर जो है वो देखने को मिलती है ना। यहाँ पर आप देख सकते हो जो इक्वल पावर के बारे में मैंने आपको बताया था, तो अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सेकेंड पॉइंट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पर एकदम ही इजी क्वेश्चन है ये। बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट जो हमें देखने को मिलते हैं उसमें अलग अलग सेक्शंस है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सारी चीजें हमें दी गई है। तो इसमें जो राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी है कहाँ पर आता है। अब अनटचेबिलिटी का अगर आपने वीडियो देखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो स्क्रीनशॉट है जो फंडामेंटल राइट्स के हमने देखे हैं, तो आर्टिकल
हमें 17 देखने को मिलता है अनटचेबिलिटी के लिए। मतलब आर्टिकल कौन सा आता है? आर्टिकल आता है 17, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ रेंज आपको पता रहना चाहिए। तो रेंज अगर हम देखते हैं आर्टिकल 17 आता है, आर्टिकल 17 अगर हम देखते हैं तो ये काय में आएगा, आर्टिकल 14 काय में आएगा, आर्टिकल 15 काय में आएगा, 16 काय में आएगा, 17 काय में आएगा। तो ये काय में आता है? राइट टू इक्वलिटी में आता है भैया, सबको इक्वल जो है इक्वल ट्रीट किया जाएगा। राइट टू फ्रीडम अगर हम देखते हैं तो 19 जो है उसमें नहीं हमें देखने को मिलता है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज तो 32 आता है, उसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज अनटचेबिलिटी को लेकर तो कुछ है ही नहीं, है ना। इस तरीके से हमें चीज़ें ये देखने को मिलती है, तो आपको ध्यान रखना है, प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ना है। और सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन की हुई है लेक्चर्स में, आपका ब्रॉड पर्सपेक्टिव मैंने लेक्चर में ही बनाया हुआ है, तो आपको बहुत उससे फ़ायदा मिलता है। फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं, जल कुकड़े लोग होते हैं जल कुकड़े लोग होते हैं, बोलेंगे नीचे कि भाई लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत। हाँ, वो मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लक्ष्मीकांत को पढ़ना और उसको समझना, इसमें फ़र्क होता है। मैं आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखे ना, आपने कोई जो लाइंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं यहाँ पर देखिए, क्या सीधी लाइन यहाँ पर, ऐसी कोई सीधी लाइंस यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर ऐसी कोई सीधी लाइन दी गई है कि एलिजिबल नॉट टू वोट, ये सब। लेकिन ये सब आपको लेक्चर्स के थ्रू पता चलता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए जो जलकुकड़े लोग हैं, ये आप देखो ही मत यार लेक्चर, आप दूसरी जगह चल जाओ, क्योंकि यहाँ पर हम सीरियस चीज़ों पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर फालतू की चीज़ें जो है वो नहीं हो रही है। और फालतू की चीज़ें हमें करना भी नहीं, क्योंकि हमारा जो ड्रीम है, जो ड्रीम के लिए हम लड़ रहे हैं, वो काफ़ी सीरियस ड्रीम है। बाकी जो फालतू की चीज़ें हैं, ट्रोलिंग है, ये सब है, ये तो चलता रहेगा, ये तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा, है ना। फिर ये जब करता रहना है तो ज़िंदगी में बेरोजगार भी रहना है। लेकिन हमें अगर कुछ करना है, बड़ा ड्रीम अचीव करना है, उसके लिए सीरियसली हमें फॉलो करना पड़ेगा, और उसके लिए जो सामने वाला इंसान बता रहा है उसको भी थोड़ा सीरियसली समझने की कोशिश कीजिए। बाकी गालियाँ जो है वो तो आप दे सकते हो, वही है, क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाय। अब यहाँ पर आप देखोगे सेपरेशन जो होता है जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से, हमने कई बार देखा हुआ है लेक्चर्स में कि हमारे यहाँ पर जो अलग अलग फीचर्स है, जुडिशरी बोलिए, एग्जीक्यूटिव बोलिए, लेजिस्लेचर बोलिए। अब यहाँ पर जुडिशरी जो है ये सेपरेट है लेजिस्लेचर से, ये सेपरेट है एग्जीक्यूटिव से, है ना। हमने कई बार देखा हुआ है ये चीज़। और लेजिस्लेचर जुडिशरी में इंटरफेयर नहीं करेगा, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर क्या हमें देखने को मिलता है? सेपरेशन ऑफ पावर हमें क्या देखने को मिलता है? जी नहीं, हमने देखा हुआ है लेक्चर्स में कि सेपरेशन ऑफ फंक्शंस हमें हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। सेपरेशन ऑफ पावर यूएसए में हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर स्ट्रिक्ट है, वहाँ पर कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पर जब जुडिशरी बोलती है कि आपको 500 मीटर के अंदर कोई भी अल्कोहल का नहीं खोलना है, या फिर जब जो लेजिस्लेचर होता है वो जब जुडिशरी के अंदर घुसने की कोशिश करता है, जब एग्जीक्यूटिव है वो जब लेजिस्लेचर के अंदर ऑर्डिनेंस के थ्रू घुसने की कोशिश करता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एनक्रोच कर सकते हैं, एनक्रोचेबल है, एक दूसरे के टेरिटरी में वो इंटरफेयर कर सकते हैं, घुस सकते हैं एक दूसरे के टेरिटरी में, है ना। इसलिए हमारे यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं बोल सकते हैं, सेपरेशन ऑफ फंक्शंस हम बोल सकते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी देर से, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है लेक्चर्स में। तो यहाँ पर जब हम सेपरेशन ऑफ जुडिशरी बोलते हैं तो काय में दी गई है, प्रीएम्बल में दी गई है, 7th शेड्यूल में दी गई है, कन्वेंशनल प्रैक्टिस में दी गई है, या फिर डीपीएसपी में दी गई है। अगर कन्वेंशनल प्रैक्टिस होती तो फिर तो ये कोई संबंध ही नहीं होता, ये तो वर्ड ही नहीं आता सेपरेशन ऑफ पावर, ये सारी चीज़ें, है ना। तो यहाँ पर हमारे जो आर्टिकल 50 है उसमें दिया गया है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो सेपरेट रहेगा जुडिशरी से। 50-50 यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी 50-50 एक लाइन जो है वो खींच दी गई है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर याद रख सकते हैं। डीपीएसपी जो है उसमें हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब मुझे आप बता दीजिए लक्ष्मीकांत किताब पढ़ के इसका सही जवाब, सिर्फ लक्ष्मीकांत किताब में आप डिटेल में डिट्टो यही लाइन बता दीजिए, और फिर आप लेक्चर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है लक्ष्मीकांत किताब पढ़ने में और लक्ष्मीकांत किताब समझने में। और यहाँ पर जैसा मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मैंने MM एकेडमी पर लक्ष्मीकांत किताब जो है वो मैंने एक्सप्लेन की हुई है यूट्यूब पर, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ लक्ष्मीकांत नहीं की है, इसलिए तो हम प्रीलिम्स मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं ना, दोनों पर्सपेक्टिव से समझते हैं। और मेंस पर्सपेक्टिव से लक्ष्मीकांत मिलती ही नहीं है, मेंस पर्सपेक्टिव से है ही नहीं वो। मेंस अगर आपको देना है तो लक्ष्मीकांत किताब आपको मतलब कोई काम ही नहीं आने वाली है, उसमें आपको नेगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स, हर इसका एनालिसिस वो वैसा दिया ही नहीं गया है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको पूरा एनालिसिस जो है वो देता हूँ लेक्चर्स में, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा जो है मिलता है। बहुत सारे सोर्सेस इनफैक्ट मैं रेफर कर रहा हूँ ये पूरा कोर्स बनाने के लिए MM एकेडमी ऐप पर। और सभी कोर्स है, सिर्फ पॉलिटी का ही नहीं, वो आप एंशिएंट हिस्ट्री बोलिए, मॉडर्न हिस्ट्री बोलिए, सभी बोलिए, सभी के लिए। यहाँ पर जब हम प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसके बारे में बोला गया है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट्स, ठीक है। पार्ट है हमारे संविधान का लेकिन कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं है। ये पार्ट नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन लीगल इफेक्ट जो है वो भी नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है लेकिन कुछ मतलब उसका लीगल इफेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है बाकी पार्ट्स की तरह ही। और
ये हमारे संविधान का पार्ट है, लेकिन लीगल इफेक्ट जो है इंडिपेंडेंटली इसका नहीं है दूसरे पार्ट्स का, मतलब दूसरे पार्ट के इंडिपेंडेंटली इसका इफेक्ट नहीं है। अब मतलब ये समझने में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, तो वही मैं बोलता हूँ कि इस तरह पढ़ोगे तो नहीं होगा, इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। एनफोर्सेबल और लीगल इफेक्ट को आप सेम तरीके से जो है इन्फर कर सकते हो। यहाँ पर आप देखिए पहला क्या दिया गया है, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो मतलब सीधा सीधा जाहिर है, अगर आपने देखा हुआ है 3 हमें केसेस देखने को मिलते हैं, है ना। हमने बेरूबारी केस, केशवानंद भारती केस, LIC केस हमें देखने को मिलता है। नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो यहाँ पर हमें इंटीग्रल, फाइनल हमने देखा है इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें देखने को मिलता है। LIC ऑफ इंडिया केस हुआ था 1995 में, इंटीग्रल पार्ट है। इससे 2 चीज़ें हमें देखने को मिली। इंटीग्रल पार्ट है मतलब यहाँ पर पार्ट, यहाँ पर नॉट अ पार्ट तो चला ही गया, इसको आप एलिमिनेट कर दो। अब बचे यहाँ पर 3। अब इसमें से क्या आ रहा है कि कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं है और इसका सेम लीगल इफेक्ट है। अब यहाँ पर आप देखिए 2 चीज़ें आती है। नॉन जस्टिसेबल मतलब इट्स प्रोविजन आर नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट एनफोर्सेबल आ रहा है। तो यहाँ पर जब आ रहा है कि है एनफोर्सेबल, सेम लीगल इफेक्ट एज अदर पार्ट, तो ये तो आप सीधा एलिमिनेट कर सकते हो, सीधा गलत कर सकते हो। मतलब 2 हमने एलिमिनेट कर दिए। अब सवाल आता है कि हैज़ नो लीगल इफेक्ट, और आता है कि हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट, मतलब कि इसका है ही नहीं, इफेक्ट ही नहीं है, एनफोर्स किया ही नहीं जा सकता है। दूसरा आता है कि इंडिपेंडेंटली नहीं किया जा सकता है, मतलब कि यहाँ पर अगर आपको इसको एनफोर्स करना है तो आपको और कोई सोर्स देना पड़ेगा, फंडामेंटल राइट का सोर्स ले लीजिए, है ना। अगर आपको जस्टिस देना है तो और कोई सोर्स ले लीजिए। इस तरीके से हमें यहाँ पर इंडिपेंडेंटली यहाँ पर नहीं किया जा सकता है, कोई ना कोई और सोर्स चाहिए रहेगा। तो अब देखिए कई सारे ऐसे हमने देखे, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीएम्बल, ये दूसरा पॉइंट आप रेफर कीजिए। प्रीएम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉट प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। मतलब यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है, जो भी लॉज बना रहे हैं, उसमें सोर्स ऑफ पावर नहीं है प्रीएम्बल, लेकिन प्रोहिबिट भी नहीं किया गया है लेजिस्लेचर को कि उसका सोर्स ऑफ पावर ले सके, है ना। मतलब कैसा है कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर प्रीएम्बल जो है, प्रीएम्बल में हमें देखने को मिलता है कि भैया इक्वालिटी जो है वो रहना चाहिए, सबको जस्टिस जो है वो मिलना चाहिए, सबको न्याय जो है वो मिलना चाहिए। और सरकार अगर कोई ऐसा लॉ बनाती है, ठीक है, कि जस्टिस मिलना चाहिए, ऐसा लॉ बनाया है सरकार ने, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है इसमें से ली गई है ना, ये भी अब एनफोर्सेबल पार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि इंडिपेंडेंटली जो है, इंडिपेंडेंटली यहाँ पर नहीं है। इंडिपेंडेंटली आप ये नहीं बोलकर कोर्ट में जा सकते हो कि मेरा प्रीएम्बल जो है वॉयलेट हुआ है, मेरा प्रीएम्बल में दिया गया है कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए, वॉयलेट हुआ है ना। आप कोई और लॉ जो है, जो बना हुआ है, उसको लेकर कोर्ट में जरूर जा सकते हो। या फिर दूसरा जो पार्ट है फॉर से कि फंडामेंटल राइट में कुछ दिया हुआ है, हमें देखने को मिला है कई बार सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन है वो इस तरीके से लिए हुए आर्टिकल 21 को लेकर, है ना, कि वहाँ पर प्रीएम्बल में भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमें कई बार देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये वाला जो है, ये वाला है। अब फाइनल यूपीएससी क्या बताती है वो डिपेंड करता है आंसर की में, लेकिन मुझे मोस्ट प्रोबेबली जो है ज़्यादा इंक्लिनेशन डी में लग रहा है कि इसका लीगल इफेक्ट जो है इंडिपेंडेंटली दूसरे पार्ट के मुकाबले देखा जाए तो नहीं है, इंडिपेंडेंटली इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन दूसरा अगर पार्ट लेकर हम इसको लेते हैं तो फिर इसका अस्तित्व जो है वो आ जाता है, और कई ऐसे केसेस हमें देखने को मिले हैं। इसीलिए यहाँ पर मैं डी जो है उसकी तरफ झुकाव ले रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है, इन इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटीज प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विस टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिटीजन्स। अब यहाँ पर नालसा के बारे में बात हो रही है। नालसा, है ना, हमने लेक्चर जो है वो लिया हुआ है, नालसा के बारे में कवर किया हुआ है। उसमें यहाँ पर कौन कौन से लोग एलिजिबल है ये भी हमने लिए हुए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है, और प्रॉब्लम जो है वो आ सकता है फाइनल इसमें भी। कैसे आ सकता है, यहाँ पर क्या बोला गया, कौन कौन से लोग एलिजिबल है। तो पर्सन विथ एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग जो लोग यहाँ पर एलिजिबल है, तो पर्सन हुज एनुअल इनकम लेस डज नॉट एक्सीड 1 लाख, 1 लाख से एक्सीड नहीं होती है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। बाकी आप ट्रांसजेंडर के बारे में देखो, यहाँ पर ट्रांसजेंडर के बारे में बात की गई है क्या, नहीं की गई है। मेंबर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास जो है उनके बारे में आप एनुअल इनकम का देखो, अदर बैकवर्ड क्लास जो है उनके बारे में यहाँ पर बात जो है वो मोस्ट प्रोबेबली नहीं की गई है अगर हम देखते हैं तो। हाँ, अगर हम यहाँ पर इंटरप्रिटेशन हमें लेना है तो इंटरप्रिटेशन हमें किस में भी ले सकते हैं। यहाँ पर SC ST जो है इसमें हम जो बैकवर्ड क्लास है उसको अगर इन्फर कर लेते हैं तो बात अलग हो जाती है, लेकिन वो नहीं कर सकते क्योंकि वो सेपरेट है। जब कमीशन ही सेपरेट बनाया गया है अदर बैकवर्ड के लिए, तो फिर हम SC ST में कैसे ले लेंगे। इंडस्ट्रियल वर्कमैन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, है ना। विक्टिम जो है मास डिजास्टर के, वायलेंस के, फ्लड के, ड्रॉट के, अर्थक्वेक के, इंडस्ट्रियल डिजास्टर के। डिसेबल्ड पर्सन जो आते हैं, जो कस्टडी में है, जो एनुअल इनकम है ना। विक्टिम्स ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग्स या फिर बेगर जो होते हैं, वो सब इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो बाकी जो हमें पॉइंट देखने को मिलते हैं इसमें नहीं है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन जो है वो सीनियर सिटीजन पे आ सकता है, लेकिन फिर से अगर आप नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का अगर वेबसाइट देखते हो उसमें भी यही सारी चीज़ें दी गई है, उसमें सेम दी गई है। मैंने जानबूझ के स्क्रीनशॉट नहीं लिया क्योंकि यही सब दी गई है। अब यहाँ पर जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं
उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सीनियर सिटीजन जो है क्या वो एलिजिबल है फॉर फ्री लीगल एड। तो इसमें बोला गया है सीनियर सिटीजन जो है एलिजिबल है फ्री लीगल एड के लिए, लेकिन वो डिपेंड करता है जो रूल्स बनाए गए हैं रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट से। मतलब यहाँ पर ऑल जो आ गया है ऑल, तो इसके वजह से हो सकता है कि ये सही ना हो। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ पर इसका जवाब जो है वो क्या होगा, ये काफी पेचीदा क्वेश्चन जो है वो हो जाता है। 1 तो बिल्कुल सही है, तो 1 जब सही है तो फिर 3 और 4 जो है यहाँ पर ये सीधा तरीके से गलत जो है वो हो जाएगा, सीधा ही गलत हो जाएगा। 1 या ए या डी में से हो सकता है। अब यहाँ पर ऑल जो है इसका जवाब हमें मिल रहा है कि सभी जो एलिजिबल नहीं है, डिपेंड करता है रिस्पेक्टिव स्टेट्स पर। तो इसलिए जब हम इन इंडिया बात करते हैं इंडिया, तो फिर यहाँ पर ऑल सीनियर सिटीजन जो है ये यहाँ पर गलत रहेगा। इसीलिए यहाँ पर अगर तुक्का भी किसी को लगाना है तो यहाँ पर तुक्का जो है मेरे हिसाब से 1 और 2 जो है उस पर लगाया जाना चाहिए। तुक्का जो है 1 और 2 जो है उस पर लगाया जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ऑल सीनियर सिटीजन यहाँ पर ऑल आने की वजह से तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडिया में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर इंडिया की बात हो रही है, स्टेट की बात नहीं हो रही है। रिस्पेक्टिव स्टेट्स पर डिपेंड करता है। दिल्ली में अगर हम देखें तो वहाँ पर एलिजिबल किया गया है फ्री लीगल सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड सीलिंग, यहाँ पर एनुअल इनकम जो है उसकी लगाई गई है फॉर द एज ऑफ 60 ईयर्स कैन अप्लाई फॉर फ्री लीगल यहाँ पर एड। तो ऐसा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए गवर्नमेंट जो है डिफाइन कैसे की जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमने यहाँ पर लेक्चर देखा हुआ है उसमें कि पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया, एंजॉय लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड पावर, है ना। तो लिमिटेड गवर्नमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। क्या होती है? लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड पावर है। तो हमारी गवर्नमेंट जो उसकी लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड पावर है, तो लिमिटेड गवर्नमेंट जो है ये हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। एकदम ही आसान है। देखिए कैसे कैसे आपको कैसे यहाँ पर आप मतलब खुद देख लीजिए कि लेक्चर्स का फायदा होता है या नहीं। खुद देख लीजिए लेक्चर जो है वो कितने इंपैक्टफुल होते हैं, है ना। क्योंकि समझना है अगर डिटेल में बारकाई से व्यू से समझना है, क्योंकि देखिए क्या है कि लेक्चर्स का फायदा क्या है। लेक्चर्स को आप ये मत देखिए कि वो सिर्फ कॉन्सेप्ट हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ समझा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ये डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए इसको, डिस्कशन के। और इसमें डिस्कशन जरूरी होता है। आप पढ़ पढ़ के कितना कर लोगे, लेकिन जब डिस्कशन होता है, अभी जो हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, इससे आपको कितनी जो नॉलेज है वो गेन हो रहा होगा ना। क्योंकि जब यहाँ पर सर और टीचर का नहीं, एक फ्रेंड की तरह रिलेशन जो है बिल्डअप होना चाहिए, तब जाकर हम यहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं और डिस्कशन में पूरा जो एक सिनारियो है वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है अदर देन फंडामेंटल राइट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। अब देखिए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो है ये अगर आपने देखा है, क्योंकि ये अलग तरीके का क्वेश्चन, ये पॉलिटी का क्वेश्चन मतलब बहुत ही अलग तरीके का पूछा गया। अब इसमें आपको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का पता रहना बहुत जरूरी है। ये अगर आपको पता है तो आप इसका जवाब दे दोगे। और देखिए मोस्टली क्या होता है, चीट कोड अगर हम देखें, थोड़ा सा चीट देख ले अगर, तो क्या होता है ऐसे सिनारियों में जब ये एकदम ही अलग तरीके का कुछ पूछा गया है जो एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा है कि लड़के पढ़ेंगे, मतलब 90% ऑफ द लड़के जो है उनको ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो अगर नहीं पढ़ा होगा या फिर पता नहीं होगा, ये याद नहीं होगा, उसके आर्टिकल्स याद रखना तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया जाता है ना। तो अगर नहीं पता है तो फिर तीनों जो है वो सही हो जाते हैं, तीनों जो है वो सही हो जाते हैं। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो है यहाँ पर प्रीएम्बल डीपीएस पे फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं उसके आर्टिकल्स में क्या क्या दिया गया। तो देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं, ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है उसकी वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहला ही जो आर्टिकल है उसमें स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड हमें देखने को मिल रहा है। स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड हमें हमारे संविधान में कहाँ पर देखने को मिलता है? फंडामेंटल ड्यूटीज में देखने को मिलता है ब्रदरहुड, है ना। फ्रेटर्निटी हमें देखने को मिलता है, तो बिल्कुल है, फ्रेटर्निटी हमें प्रीएम्बल में भी देखने को मिलता है ना। तो वो भी हो गया। उसी के साथ साथ आप देखिए ना बहुत सारी चीजें हैं यहाँ, तो राइट टू लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन, है ना। यहाँ पर आप देखिए जो स्लेवरी है वो नहीं होनी चाहिए, मतलब क्या है, टॉर्चरिंग, इन ह्यूमन कंडीशन नहीं होना चाहिए। इन ह्यूमन कंडीशन कहाँ पर दिया गया है? इन ह्यूमन कंडीशन दिया गया है हमारे डीपीएसपी में, है ना। तो मतलब देखिए यहाँ पर जो हमारा डीपीएसपी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, प्रीएम्बल है, सभी यहाँ पर कवर हो रहा है। और भी देखिए आप, ये सभी कवर होते हैं, आप पूरा पढ़ के देखिए एक बार, तो सब कुछ यहाँ पर जो है कवर किया जाता है। इस तरीके से देखिए कैसे आपको जो क्वेश्चन है इम्प्लीमेंट ओरिएंटेड कैसे पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, तो आपको ऐसे भी यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरे हिसाब से इसका जवाब जो है वो डी रहना चाहिए। सभी जो है मुझे यहाँ पर सही लग रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, ये हम ब्यूरोक्रेसी जो है चैप्टर आने का है, हमारा चैप्टर ही आने का है। अभी तक हमारे चैप्टर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज खत्म हुई है, तो अभी चैप्टर फिलहाल आने का है, इसलिए। नहीं तो यहाँ पर ये जो है ये भी इंक्लूड हो जाता था, क्योंकि ये हमारे लेक्चर में मतलब पीपीटी जो है उसमें इंक्लूडेड है। इन द कॉन्टेंट मतलब सेम इंक्लूडेड है। अगर मैं आपको बताऊँ जो मैंने पीपीटी बनाई हुई है, सेम चीज़ यहाँ पर इंक्लूडेड है, ये सेम चीज़ यहाँ पर अगर आप देखोगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट ऑफ ब्यूरोक्रेसी के लिए। तो ब्यूरोक्रेसी अगर हम देखते हैं तो एजेंसी है फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। एजेंसी है स्ट्रेंथन करने के लिए हमारा स्ट्रक्चर फेडरलिज्म का,
तो यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ को फैसिलिटेट करना है या फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। यहाँ पर समझने की ये नहीं है यार, यहाँ पर सोचिए डीएम जो है क्या करता है, डीएम क्या है, ब्यूरोक्रेट है, क्या करता है वो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है, सिंपल है। ये एजेंसी है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, सरकार का काम है बनाना और इनका काम है इम्प्लीमेंट करना, है ना। जो भी चीज़ें इंप्लीमेंट किनके द्वारा की जाती है, जो ब्यूरोक्रेसी उनके द्वारा की जाती है, इससे तो दखलांदाजी होती है ना, इससे तो अड़थड़े पैदा करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो खत्म होता है, मैं नेक्स्ट इसमें आपके लिए लेकर आऊंगा। और एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड कीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा उससे। क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से हम डिस्कशन करते हैं, हर टॉपिक का डिटेल में डिस्कशन होता है, तो काफ़ी मज़ा भी आएगा आपको। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, बाकी दूसरे लेक्चर में पूरे पेपर का भी एनालिसिस लेकर आऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का पेपर जो है जिन्होंने भी दिया है अच्छा गया होगा। और जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह साथ जो है वो बनाकर रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।